So hello everyone and welcome back to my channel The Wings of Brain and this is पूजा। So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCQ प्लस, जिसके साथ हम करेंगे इस चैप्टर की रिवीजन, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने इसका चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। इसी में हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following statement about the partition is incorrect? तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही ऐसे होती है कि किस तरह से भारत जो है, भारत को उसकी इंडिपेंडेंस मिली और उसके साथ साथ जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली उसके साथ साथ भारत को पार्टीशन का सामना भी करना पड़ा था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पार्टीशन के बारे में? तो देखो, इसके अगर हम ऑप्शन को देखें, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ रखा है तो हमें ऑप्शन से अच्छे से पता चल जाएगा कि पार्टीशन के बारे में कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है। पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी। हमने पढ़ा था कि जिन्ना के द्वारा टू नेशन की बात की गई थी। ठीक है, ये वाला तो सही है। द सेकेंड ऑप्शन इज पंजाब एंड बंगाल वर द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। ये भी ठीक है कि पंजाब और बंगाल को उनके रिलीजन के बेस पे डिवाइड किया गया था। ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वर नॉट कंटीजियस। सो हमारा इस ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे करेक्ट होता है कि ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान नाम के दो देश बन गए थे पार्टीशन के बाद। द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूड अ प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होता है, क्योंकि जब पार्टीशन का फैसला किया गया था तो इस प्लान में कभी भी ये शामिल नहीं था कि पॉपुलेशन को जो है बॉर्डर के इस पार से उस पार जाना होगा। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट होता है पार्टीशन के बारे में। सो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़ना कि व्हाट वाज द बेस ऑफ इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956। तो जब तुम ये वाला टॉपिक अपनी बुक में पढ़ोगे तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग सा लगेगा, तो इससे अच्छा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग तुम्हें टॉपिक को समझाया गया है और वहाँ से जाके तुम ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ सकते हो एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो जब इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1956 में, तो इसका बेस क्या था, किस आधार पर जो है इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था? द फर्स्ट इज लैंग्वेज। ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे नहीं बनाया गया था, कास्ट के बेसिस पे भी नहीं बनाया गया था, रिलीजन के बेसिस पे भी नहीं बनाया गया था। इसे बनाया गया था लैंग्वेज के बेस पे। What were the consequences of partition of India in 1947? तो ठीक है, 1947 में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में तुम्हारे चैप्टर के कि हमारा देश जो है इंडिपेंडेंस हमारे देश को मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग की जाती है। अब जब पाकिस्तान की मांग की जाती है तो इस पर कई ज़्यादा विरोध होते हैं लोगों, बट फाइनली जो है पाकिस्तान को बनाने की मांग जो है वो मान ली जाती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब पार्टीशन हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान का, उसके बाद इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं? तो ये तुमने 3 चैलेंजेस वाला जो तुम्हारा टॉपिक है उसमें तुमने पढ़ा होगा कि इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट तो यही है कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। जब पार्टीशन हो जाता है तो क्या होता है, जो हिंदुस्तान से लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाते हैं एंड जो पाकिस्तान से हैं वो लोग जो वो इंडिया में आ जाते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज तो यही हो जाता है। सेकंड हम बात करते हैं रिफ्यूजीज प्रॉब्लम। तो यस, जो भी लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी, उनके लिए रहने को घर नहीं होगा, वो अपने घर वार को छोड़ के यहाँ पर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़। अब क्या होता है, जो पाकिस्तान में लोग रहने चले गए वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा संख्या में कौन होंगे, वहाँ पे ज़्यादा की संख्या में मुस्लिम लोग रह रहे होंगे, बट वहाँ पे जो हिंदुओं की संख्या वो कम हो जाएगी। वैसे ही इंडिया में हुआ था कि इंडिया में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा हो गई थी एंड जो मुस्लिम्स थे वो माइनॉरिटीज़ हो गए थे। तो इसलिए ये सारे चैलेंजेस थे इंडिया के सामने। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा हो जाता है करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को इन सब प्रॉब्लम से जूझना पड़ा था और ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को देखने पड़े थे। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट वाज जवाहरलाल नेहरूज फर्स्ट स्पीच कॉल्ड? तो हमने अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब हमारा देश आज़ाद होता है उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो एक स्पीच देते हैं, उस स्पीच का क्या नाम होता है? सो बात करते हैं यहाँ पे हमारे ऑप्शंस की, जो कि है वेक ऑफ द नेशन, ब्रेकिंग ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और नन ऑफ द अबव। तो अगर ये चैप्टर आप लोगों ने इसे ध्यान से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर अच्छे से पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी उसको कहा जाता है ट्रिस्ट विद
डेस्टिनी के नाम से। सो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की। What was the stand of Indian government on partition? तो जब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो है पार्टीशन हो रहा था, उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया था। सो ये हमारा क्वेश्चन है एंड तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। इंडिया डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल, क्या इसमें इंडिया ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी है इंडिया वांटेड पीस, हार्मनी एंड इक्वालिटी ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे क्या इंडिया ये चाहता था कि शांति बनी रहे और जो भी पार्टीशन हो रहा है वो एकदम शांति प्रिय तरीके से हो। ऑप्शन नंबर सी है इंडिया वांटेड टू बिकम अ हिंदू नेशन। तो क्या ऐसा भी है कि इंडिया हमेशा से हिंदू नेशन बनना चाहता था। तो ये ऑप्शन ऑफ कोर्स गलत हो जाता है। या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, क्या इनमें से कोई नहीं है। इसकी समरी टाइप ही देखे तो हमें पता चलेगा इस चैप्टर की समरी में इसका यही मकसद है, इंडिया वांटेड पीस, हार्मनी एंड इक्वालिटी ऑफ रिलीजन। क्योंकि इसकी पूरे चैप्टर में जो समरी है इसमें यही पता चलता है कि इंडिया हमेशा से शांति और इक्वालिटी चाहता था हर रिलीजन के बीच में। इवन अगर पार्टीशन हो भी रहा है तो पार्टीशन एकदम शांति प्रिय तरीके से हो। बट वो बात कुछ और है कि उस टाइम पे वायलेंस हो गया था और कई स्टेट्स थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था और लोगों को रिफ्यूजी बनने पर मजबूर होना पड़ा था। तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा आंसर। तो ये हो जाता है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। So let's move on to our next question, जो कि है which one of the following leader played a vital role in the integration of princely states with India? तो इनमें से कौन से लीडर थे जिन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जो ये सारे प्रिंसली स्टेट्स थे इनको इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। तो लेट्स सी आवर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज महात्मा गांधी, B is सरदार वल्लभ भाई पटेल, C is जवाहरलाल नेहरू एंड D is डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो येस ऑफ कोर्स हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इनको एक करने में इंडिया के साथ बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। तो अगर तुम्हें वाला टॉपिक अच्छे से समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जाके आप इस वाले टॉपिक को स्पेसिफिकली समझ सकते हो उस वाले वीडियो में जा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In which princely state held election on यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि जो भी लोग 18+ हैं वो वोट दे सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इसे सबसे पहले कौन से स्टेट ने अपनाया था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट थे उनमें ही सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया था और इसी के बेस पे जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट करवाए गए थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है मणिपुर। तो यहाँ पे मणिपुर फर्स्ट प्रिंसली स्टेट था जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे फर्स्ट टाइम इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया गया था। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन। तो यहाँ पे कम्युनल जोन्स का मतलब वो जोन्स होता है कि जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पे ऐसे कौन से स्टेट्स थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ तो उनको कहा जाता है कम्युनल जोन्स। ठीक है, तो ऐसे कौन से कम्युनल जोन्स थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ था पार्टीशन के दौरान। तो ऑफकोर्स हमारा आंसर हो जाता है लाहौर, अमृतसर एंड कैलकाता। तो ये 3 ऐसे स्टेट थे उस टाइम पे जहाँ पे वायलेंस ने एक हद पार करती थी और बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट्स क्रिएटेड इन 1960s। तो जो भी स्टेट उस टाइम पे लाइक जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आई तो उन्होंने तो यही कहा था कि ठीक है जो भी राज्य हैं इंडिया में उनको क्या करते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे कौन से स्टेट्स थे उस टाइम पे जिन्हें 1960s में जो है क्रिएट किया गया था उनके लैंग्वेज के बेस पे। महाराष्ट्र और गुजरात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राजस्थान एंड गुजरात या एंड ऑप्शन नंबर डी है पंजाब एंड हरियाणा। तो यस हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र एंड गुजरात को उस टाइम पे 1960 में जो है क्रिएट किया गया था। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। What was the first among the 3 challenges to India while building a nation state? तो हमने चैप्टर में ही पढ़ा था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया के सामने कौन कौन से 3 चैलेंजेस थे। द फर्स्ट वन इज टू बिल्ड अ यूनाइटेड नेशन, की एक नेशन बनाया जाए जहाँ पे जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहे, जितने भी रिलीजन्स हैं वो आपस में मिलजुल के रहे।
ऑप्शन नंबर बी हो जाता है गरीबी। तो एक गरीबी भी उस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने, क्योंकि जस्ट अभी अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए थे और इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया को अपनी इकॉनमी जो है उसे दोबारा से खड़ा करना था। कम्युनल इश्यूज़ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जैसे ही इंडिया के लोग पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के लोग इंडिया में हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है, तो इंडिया को इसे भी ओवरकम करना था। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इंडिया को 3 चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था उस वक्त। तो आर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो ये जो था, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और इसके जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे हमने इस वीडियो में कवर करा है। चैप्टर को हमने इसी वीडियो में रिवाइज भी कर लिया है। और अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो है, आप उसको अच्छे से देख सकते हो। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और उस वीडियो को जाके भी ज़रूर देखना एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी का नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद द विंग्स ऑफ ब्रेन।